Hello students, welcome to first lecture on entrance classes. एंट्रेंस हमारे होते हैं JEE मेंस और NEET. JEE मेंस इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स के लिए होते हैं और NEET मेडिकल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के लिए होते हैं. ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी बोर्ड्स लेवल तक मैंने डिस्कस कर लिया है. जो एक्स्ट्रा थ्योरी रह जाएगा चैप्टर्स में वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, जो बोर्ड्स में नहीं आते हैं लेकिन एंट्रेंस के लिए यूज़फुल होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं या कैलकुलेशन टिप्स होते हैं. यहाँ पे मेनली हम कंसंट्रेट करने वाले हैं प्रॉब्लम्स पे. प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, उनका सोल्यूशन करेक्टली कैसे निकालना है. ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो मार्जिन ऑफ एरर इज़ वेरी लेस. तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इफ़ वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्ज़ाम्स, हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स तो अच्छे होने ही वाले हैं और साथ ही साथ एंट्रेंस का प्रिपरेशन भी हमारा चलता रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट जो लेक्चर है ये हम शुरू कर रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का, जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस. यहाँ पे मैं बता देता हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पहले मैं डायमेंशंस में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. NEET में एक क्वेश्चन तो आता है, JEE मेंस में अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो वहाँ पे भी 4 नंबर आप घर लेके आओगे. ठीक है, एकदम इजी चैप्टर है लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सब क्वांटिटीज़ अब तक नहीं पढ़ी होंगी. बट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यू विल बी वेल एक्वेंटेड विद ऑल द क्वांटिटीज़, तब आपको ईजी लगेगा. यहाँ पे बस फॉर्मूला में बोल दूंगा क्योंकि डिटेल में जाने के लिए सेकेंड ईयर में वो सब टॉपिक के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं. अभी सब फिजिकल क्वांटिटीज का अगर मैंने चार्ट बना दिया, अब किसी भी बुक में वो चार्ट मिल जाएगा. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन डिटरमाइन करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला जानना जरूरी होता है. ठीक है, तो फॉर्मूला तो अभी सबका पता नहीं होगा हमें. मैं यहाँ पे कुछ एकदम जो इम्पोर्टेंट है क्लास 11 के फिजिकल क्वांटिटीज़ या क्लास 12 में जो हम पढ़ने जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, वो मैं यहाँ पे एकदम सॉर्ट करके फिल्टर करके रख दूंगा, आपको समझा दूंगा उनका डायमेंशन कैसे निकालना है. उसके बाद हम प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में. ठीक है, थ्योरी अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है तो फिजिक्स क्लास 11 का चेकलिस्ट, वो जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें चले जाइए और बोर्ड्स लेवल का जो थ्योरी है वो आप एक बार देख लीजिए तो आपका थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट प्रॉब्लम्स पे ही करने वाले हैं. क्लासेस पावरफुल होंगी तो कॉन्सेंट्रेटली आप सुनना. बोर्ड्स लेवल से थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में होंगी तो थोड़ा टफ भी लग सकता है, लेकिन ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए. ठीक है, तो क्लास 11 का फिजिकल क्वांटिटीज अगर मैं फिल्टर करके रख दूं यहाँ पे, तो कुछ क्वांटिटीज मैंने रखा है यहाँ पे. अभी इतना सारा क्वांटिटीज का डायमेंशन तो हम रट नहीं सकते. हमें रटना क्या है, क्लास 11 का अगर मैकेनिक्स का कोई क्वांटिटी हमें रटना है तो वो है फोर्स और एनर्जी का. फोर्स और किसका, एनर्जी. फोर्स और एनर्जी का अगर डायमेंशन आपको पता चल गया तो आप इजीली बाकी सबका यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फोर्स और एनर्जी का निकाल के. ठीक है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला के लिए हम क्या लेंगे, F इक्वल टू ma. ठीक है, अभी m तो मास, a हो गया एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो डायमेंशन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम. तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर. ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर और ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर आ गया तो पर सेकेंड स्क्वायर. तो अभी फोर्स का डायमेंशन लिखने जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन kg मतलब मास का 1, मीटर लेंथ का 1 और सेकेंड t का -2.
मतलब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, mLT। अगर कहीं पे टेम्परेचर आता है तो हम केल्विन के को यूज करेंगे, कहीं पे करंट आता है जो कि सेकेंड ईयर के फिजिकल क्वांटिटीज में आएगा तो वहां पे हम एम्पियर को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमको रटना है फोर्स का एकदम याद होना चाहिए, m1 L1 T-2। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, SI यूनिट। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, कोई भी एनर्जी ले लो, फॉर्मूला लगा दो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ये तो नंबर है, नंबर का तो डायमेंशन नहीं होता, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा मास, तो मास का पावर 1, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो LT-1 का स्क्वायर, तो बन गया कितना बोलो, m1 L2 T-2। ये किसका डायमेंशन हो गया, एनर्जी का डायमेंशन। तो फोर्स और एनर्जी हमें याद होनी चाहिए, रटा हुआ रहना पड़ेगा फोर्स और एनर्जी का, बाकी रटने जाओगे तो सब भूल जाओगे, इतना सारा फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो प्रेशर, अभी हम प्रेशर का देखेंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन तो अभी निकालना हमने, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T-2, एरिया L², लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो गया, m1 L-1 T-2 हो गया प्रेशर का डायमेंशन। अभी नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता नहीं होगा, फिर भी फॉर्मूला हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, एकदम इजी फॉर्मूला है। अब बस फॉर द टाइम बिंग आप फॉर्मूला याद रखिए, काम चल जाएगा। मास का होता है kg, डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, ये हो गया SI यूनिट। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T तो नहीं है, T0, ठीक है। तो ये गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। उसके बाद हम टॉर्क, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐड करता जाऊंगा। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम किसका देखेंगे, टॉर्क का, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, अगर एक वर्ड में मैं लिखूं तो ये होता है एंगुलर फोर्स, जो फोर्स रोटेशन में हेल्प करता है, तो उसको हम कहते हैं टॉर्क, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका अगर डायमेंशन निकालेंगे तो एकदम इजी, फोर्स का तो रट गया होगा अभी, m1 L1 T-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L, तो इसका क्या हो गया m1 L2 T-2, ठीक है। ये हो गया टॉर्क का डायमेंशन। नेक्स्ट क्या आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निकालने के लिए हम न्यूटन का लॉ यूज़ करते हैं, F = g m1 m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ से g का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है F_r² बाई m1 m2। तो डायमेंशन अगर निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा m1 L1 T-2, r का हो जाएगा L² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, मतलब m इंटू m, मतलब m² हो जाएगा नीचे। तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, g का डायमेंशन हो जाएगा, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे 2 है पावर, तो 1 - 2 मतलब m-1 L³ हो जाएगा और T-2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया g का डायमेंशन। फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो डायमेंशन लिखेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का पावर में आ गया तो टाइम -1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होता है L, सो ये कट जाएगा, L कट जाएगा तो क्या बचेगा m0 L0 T-1। ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी जो 8th क्वांटिटी है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये बहुत परेशान करता है हमें, ये याद रखना थोड़ा तकलीफ
होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो फॉर्मूला दे देता हूँ, फॉर्मूला से निकाल लेना आप लोग। वैसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन में ये पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स तो अभी बताया था। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ईटा का डायमेंशन निकालना है, ए होता है एरिया, ए क्या होता है एरिया, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, और एफ तो फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड में जो फ्रिक्शन लगता है वो उसको कहते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा का डायमेंशन अगर हमें निकालना है तो ईटा का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड, इसका ये अगर लेफ्ट साइड में आ गया तो बन जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो डायमेंशन लिख देंगे, देखिए फोर्स का याद होने से जल्दी हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया होता है l स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी तो अभी बताया ग्रेडियंट मैंने t-1, ठीक है ना। तो ईटा का डायमेंशन हो गया m1 l1 -2 मतलब l-1 t-2, और ये हो जाएगा +1 मतलब हो जाएगा t-1, ठीक है। तो ये हो गया ईटा का डायमेंशन, जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, यूज़ भी होता है बोर्ड्स लेवल में। तो चलो फिर भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंट्रेंस में आप लोगों को न्यूमेरिकल बना के पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्ट्रेस। कुछ क्वांटिटीज डिस्कस कर लेता हूँ मैं। स्ट्रेस है फोर्स बाई एरिया, प्रेशर के जैसे ही है फॉर्मूला, तो प्रेशर का जैसे ही डायमेंशन होगा m1 l1 t-2, एरिया हो गया l2, तो हो गया डायमेंशन m1 l-1 t-2। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब एक रेशियो है, और रेशियो का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो ऊपर में लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो m0 l1 t0 डिवाइडेड बाई m0 l1 t0, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगा क्योंकि l कैंसिल चला जाएगा, तो l0 t0 मतलब स्ट्रेन एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हमारे मैकेनिक्स के, और एक दो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हीट के कुछ क्वांटिटीज़ डिस्कस करने चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके समझ के नोट डाउन करना, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ क्लास में, ठीक है। तो अभी हमारा 10th क्वांटिटी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक रेशियो होता है, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अगर डायमेंशन निकालेंगे तो स्ट्रेन का तो डायमेंशन नहीं होता, ये लास्ट जो क्वांटिटी हमने डिस्कस किया था उसमें स्ट्रेन आ गया था, स्ट्रेन तो पता चल गया हमें। स्ट्रेस का डायमेंशन फोर्स बाय एरिया, तो क्या हो जाएगा m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर ही आ जाएगा, स्ट्रेन का तो डायमेंशन नहीं है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 l-1 t-2। ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन, सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, अगर टेम्परेचर होता है तो इसका डायमेंशन, टेम्परेचर का डायमेंशन, टेम्परेचर तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो m0 l0, टाइम तो नहीं है जीरो, केल्विन बस ऐड कर देना, के लगा देना या थीटा लगा देना, ठीक है। फिर लेटेंट हीट होता है हिडन हीट, ये भी पढ़ेंगे हम फर्स्ट ईयर में हीट टॉपिक में। तो लेटेंट हीट क्या होता है, ये Q को हम डिनोट करते हैं हीट एनर्जी से, ये होता है मास मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट बन गया Q बाई M, यूनिट बन गया जूल पर केजी। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो एनर्जी का डायमेंशन तो हमें पता है, तो क्या हो जाएगा L इक्वल टू, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाई मास, मतलब m1, सो L हो गया m0 l2 t-2 हो गया।
ये हो गया हमारा लेटेंट हीट का डायमेंशन। देखिए फिर एनर्जी का काम आ गया, एनर्जी रटा हुआ रहेगा तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज में हेल्प कर जाएगा हमें। अभी आता है स्टीफेंस कांस्टेंट, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अभी स्टीफेन कांस्टेंट क्या है सर? स्टीफेन कांस्टेंट भी आपके रेडिएशन चैप्टर में आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें फॉर्मूला देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमें कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फिजिक्स में रेट मतलब हीट एनर्जी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4। ठीक है, ये ए क्या होता है? एरिया। टी यहाँ पे टाइम नहीं है, कंफ्यूजन मत रखना, ये टेम्परेचर है। मतलब एक बॉडी से जब रेडिएशन निकलता है उसमें से जो हीट निकलता है पर यूनिट टाइम, हीट निकलता है पर यूनिट टाइम, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ए टी टू द पावर 4, वेयर सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट, ए इज एरिया एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर सिग्मा निकालना है तो देखिए सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा का डायमेंशन एकदम इजी, फिर से सिग्मा का डायमेंशन हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए टी टू द पावर 4 इनका डायमेंशन। तो डेल्टा क्यू मतलब हीट मतलब जूल, जूल का डायमेंशन क्या है? m1L2T-2। तो सिग्मा का डायमेंशन हो जाएगा डेल्टा क्यू का मैंने बिठा दिया m1L2T-2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये हो गया टाइम, टी बिठा दिया, फिर नीचे आ गया हमारा एरिया, एरिया का हो गया एल स्क्वायर, एरिया का हो गया एल स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। तो डेल्टा क्यू हो गया हीट, हीट का मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन हो गया m1L2T-2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी मतलब टाइम पर यूनिट टाइम, डिवाइडेड बाई एरिया मतलब एल स्क्वायर और केल्विन टू द पावर 4। तो सिग्मा क्या हो गया बताओ? ये ऊपर में हो जाएगा m1L2T-2 और यहाँ से -1 मतलब -3 और नीचे हो जाएगा एल स्क्वायर के टू द पावर 4 मतलब सिग्मा बन जाएगा आपका एल स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो m1L0T-3 के -4, ये हो गया हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को डील करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में जो हीट फ्लो करके जाएगा, मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को, किसी भी कंडक्टर में जो हीट फ्लो करके जाता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाता है, T1 ग्रेटर देन T2। और ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब रेट तो अभी बताया था मैंने, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी मतलब हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना हीट फ्लो करके जा रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टर्स के लिए डेल्टा ए T1 माइनस T2 मतलब डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी और डेल्टा के ए और लेंथ ऑफ द कंडक्टर नीचे आता है L। सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो सर पहले जो फॉर्मूला दिया था स्टीफेंस कांस्टेंट में वो किसका था? वो किसी बॉडी से अगर रेडिएशन निकल रहा है तो उसका फॉर्मूला था सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ये क्या है? ये है किसी कंडक्टर में अगर हीट फ्लो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट कंडक्टिंग मीडियम, तब हीट जो फ्लो करेगा पर सेकेंड उसका फॉर्मूला है के ए टी डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, ये टाइम नहीं है, नीचे टाइम है, ये नीचे टाइम डेल्टा के, नीचे टाइम नहीं सॉरी, यहाँ पे बस एल आएगा, के ए डेल्टा टी बाई एल। ठीक है, ये डेल्टा टी टाइम है, हो गया। तो अभी के का फॉर्मूला निकालना है, ये एनडब्ल्यूटी 2019 में पूछा गया था हमें, एकदम इजी, बस डायमेंशन पूछा गया था, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया मैंने। तो के का डायमेंशन अगर निकालना है तो के का डायमेंशन क्या होगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा टी। तो के का अगर डायमेंशन निकालना है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी
डेल्टा क्यू होता है जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, टाइम का तो T बिठा दिया यहाँ पर, लेंथ का बिठा दिया L, और एरिया, एरिया ये जो एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया का हो गया L स्क्वायर, और टेम्परेचर डिफरेंस हो गया मेरा केल्विन। ठीक है, तो K का हो गया यहाँ पे m1 L2 -2, यहाँ का T ऊपर चला जाएगा तो -3, ठीक है ना। L2 K, तो ये कंडक्टिविटी का हो गया m1 L क्यूब और नीचे 2 मतलब क्यूब, 3 - 2 हो जाएगा 1, T हो गया -3, K हो गया -1। ठीक है, तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 L1 T-3 K-1। ठीक है, तो एकदम इजी था, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 4 नंबर गलत नहीं होगा अगर हमें फॉर्मूला बस ध्यान है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है ये बस एक बार आप रट लेना, इसका थर्मल कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगा। अगर नहीं रटा जाता तो फर्स्ट ईयर में जब पढ़ लेंगे हम, तब तो ऐसे ही आपको लोगों को सीखना पड़ेगा, तो आपको याद हो जाएगा बाद में। ठीक है, जैसे कि अभी सेकेंड ईयर के फिजिकल क्वांटिटीज में चलते हैं। सेकेंड ईयर में हम बेसिकली डील करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट। यहाँ पे अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताऊं जिसका आपको रटना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसको हम V से डिनोट करते हैं, मतलब इसका यूनिट होता है वोल्ट। ये होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन तो एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि वर्क से ही एनर्जी में कन्वर्शन होता है। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब m1 L2 T-2, फिर से एनर्जी का डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर निकाल दूं डिटेल में आप लोगों की क्लियरिटी के लिए, m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया L, तो क्या बन गया? m1 L2 T-2। देखिए एनर्जी का डायमेंशन हो रहा है ना, पूरा एनर्जी का डायमेंशन है, वर्क का डायमेंशन। चार्ज होता है चार्ज, चार्ज का होता है सर, चार्ज का होता है सर करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। चार्ज का होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो करंट का हो गया एम्पियर, टाइम का हो गया टी, AT। तो पोटेंशियल का डायमेंशन जो निकल के आया वो बन जाएगा m1 L2 T-3 A-1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल का डायमेंशन। तो पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल दिया। अभी पोटेंशियल को यूज करके हम ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस का कैसे निकाल पाएंगे? V = IR ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से V = IR होता है, तो R क्या बन जाएगा? V/I। आई एम गिविंग इट ए स्टार, डबल स्टार, ताकि आपको याद रहे कि ये एक इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो 12 के क्वांटिटीज को हम डील करने में ईजी कर देगा हमारा जर्नी। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन। रेजिस्टेंस का डायमेंशन कहाँ से आएगा? ओम्स लॉ से। V = IR, तो R होगा V/I। V होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल तो अभी हमने देख लिया था। ये होता है करंट। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का डायमेंशन अगर फिर से बता दूं आप लोगों को, पोटेंशियल का डायमेंशन होता है वर्क बाय चार्ज, मतलब पोटेंशियल का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करंट के लिए आ गया एम्पियर, टाइम के लिए आ गया T। तो क्या हो जाएगा? m1 L2 T-3 A-1। ये हो गया पोटेंशियल का। याद रख देना m1 L2 T-3 A-1, ये तो याद होना पड़ेगा, एक ही क्वांटिटी बता रहा हूँ। तो m1 इसको यूज़ करके डायरेक्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में डाल दो और रेजिस्टेंस का डायमेंशन आप लोग निकाल लो। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? m1 L2 T-3 A-2 हो गया। ये हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन। अभी क्या आता है नेक्स्ट? परमिटिविटी। ये परमिटिविटी कहाँ से आएगा सर? ये कूलम्ब्स लॉ एक फॉर्मूला है,
F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वैसा ही कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी एप्सिलॉन नॉट हमें निकालना है। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन आएगा 1/4 पाई को तो छोड़ दो, ये तो नंबर है इसको छोड़ दो, तो बच गया नीचे फोर्स बच गया m1 l1 t-2, ऊपर हो गया दो चार्ज, मतलब चार्ज का होता है करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो दो चार्ज है सो करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, नीचे हो गया डिस्टेंस स्क्वायर l स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, m ऊपर आ जाएगा तो m-1, l1 + 2 3 ऊपर आ जाएगा तो -3, t बन जाएगा t स्क्वायर और नीचे -2 मतलब t⁴ a बन जाएगा a2। हो गया, तो निकल आया परमिटिविटी का डायमेंशन। अभी और एक क्वांटिटी देख लेते हैं, और एक क्वांटिटी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमें। फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस को एक जगह में आपने जमा कर दिया, वो बन जाता है फ्लक्स। ये सेकेंड ईयर के कुछ क्वांटिटीज़ है, थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा। वी आर बोथ हेल्पलेस। जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सेकेंड ईयर तक ये सब इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पे जो ई लिखा है इसका यूनिट होता है वोल्ट, मतलब ये वोल्टेज ही है। वोल्टेज होता है फ्लक्स पर यूनिट टाइम, फ्लक्स पर यूनिट टाइम ये आता है हमारा फैराडेज लॉ से। किसका लॉ से? फैराडेज लॉ से। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा फाई, बताओ। डेल्टा फाई का यूनिट हो जाएगा सर वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। इसका हो गया वोल्ट, इसका टाइम का सेकेंड, तो वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। सो डेल्टा फाई का हो गया डायमेंशन, डेल्टा फाई का हो गया डायमेंशन। वोल्ट का तो कितना बार निकाल चुका हूँ मैं, वोल्ट का डायमेंशन मतलब पोटेंशियल का डायमेंशन m1 l2 t-3 a-1, m1 l2 t-3 a-1, और सेकेंड का हो गया t, तो क्या हो गया डेल्टा फाई का, बताओ। डेल्टा फाई का डायमेंशन हो गया सर m1 l2 t-2 a-1, क्योंकि यहाँ पे -3 यहाँ पे +1 हो गया है -2, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से देखो, धीरे धीरे एकदम समझो, फिर इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लक्स तक हम पहुंच गए और 2-3 क्वांटिटी सेकेंड ईयर के देख लेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में चले जाएंगे। नोट डाउन करो। अच्छा, एक क्वांटिटी वहाँ पे छूट गया था, नंबर 3 जो क्वांटिटी लिखा था मैंने वो रब कर दिया था, कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देखना पड़ेगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q = CV, तो C होता है Q/V, C होता है Q/V। तो चार्ज, ये Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। तो देखिए एक पोटेंशियल जान गए तो बहुत काम आ जाएगा। तो पोटेंशियल, तो चार्ज हो गया A × T, और पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल का तो कितना बार बता चुका हूँ, वार्क डिवाइडेड बाय चार्ज, मतलब वार्क का हो गया सर m1 l2 t-2, और चार्ज का हो गया AT, तो पोटेंशियल का हो गया m1 l2 t-3 a-1, ठीक है ना। अभी तो सीख लो पोटेंशियल का, इतना बार तो कर चुका हूँ। m1 l2 t-3 a-1, तो C का हो गया डायमेंशन m-1 l2 t1 + 3 बन जाएगा, ये ऊपर आएगा तो t4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, ये -1 ऊपर आ जाएगा, a2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन। अभी 5th जो देखेंगे हम, रेजिस्टेंस हम देख चुके हैं, कैपेसिटेंस हम देख चुके हैं, परमिटिविटी हम देख चुके हैं, पोटेंशियल हम देख चुके हैं, फिर फ्लक्स भी हम देख चुके हैं। अभी अगर कहा जाता है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, चलो मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल देते हैं, इसमें भी क्या बड़ी बात है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला के लिए आप यूज़ कर लो ये वाला
E इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड, A इज एरिया, और ये तो वोल्ट है, ये क्या है, वोल्ट है, ये तो बता दिया मैंने पहले। ये हो गया टाइम। तो अगर B का यहाँ से फॉर्मूला बनता है तो क्या बनता है, B का फॉर्मूला बताओ। B का फॉर्मूला बनता है E इंटू मतलब वोल्ट सेकेंड, वोल्ट सेकेंड, E इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एरिया, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया बिठा दो, वोल्ट, वोल्ट का डायमेंशन बिठा दो डायरेक्ट यहाँ से, वोल्ट का डायमेंशन मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का डायमेंशन बिठा दो यहाँ पे, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, सेकेंड का हो गया t, एरिया का हो गया l स्क्वायर, तो l स्क्वायर कैंसिल चला गया, तो b का डायमेंशन हो गया m1 t माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 1 मतलब माइनस 2 और हो गया a माइनस 1, ठीक है ना, और L0 बिठा देना, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, ठीक है, और ये तो हमारा पोटेंशियल का डायमेंशन। तो सेकेंड ईयर के भी कुछ क्वांटिटीज़ हम डील कर रहे हैं, अभी मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंच गए, और एक क्वांटिटी मैं दिखा दूंगा, उसके बाद हम और कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी और एक क्वांटिटी देख लेते हैं हम, इंडक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टेंस क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला दे देता हूँ। ये होता है ई जो पहले बताया था, जो होता है पोटेंशियल मतलब वोल्ट, V से भी डिनोट करते हैं, बाद में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा सेकेंड ईयर में जब पढ़ेंगे आप लोग। तो E इक्वल टू होता है L इंटू डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी मतलब यहाँ पे आप लिख दीजिए डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। डेल्टा आई ये होता है करेंट, ये होता है टाइम, ये है हमारा वोल्ट मतलब ये होता है हमारा पोटेंशियल। तो अभी हमें कहा गया है इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालो, तो इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, तो ये तो वोल्ट, ये तो करंट है खुद फंडामेंटल, इसका तो यूनिट होता है एम्पियर, ये है टाइम, टाइम का होता है सेकेंड, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो L का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वोल्ट का डायमेंशन। अरे वोल्ट का डायमेंशन तो अभी याद होना चाहिए, वोल्ट का डायमेंशन बताओ मुझे, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, ठीक है ना, यही तो पढ़ा रहा हूँ इतना टाइम से, वोल्ट का डायमेंशन निकालना, m1 l2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई a इंटू टी, सो इट बिकम्स m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, डन। सो वोल्ट का डायमेंशन इधर से लिख देते हैं, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, करेंट होता है a डिवाइडेड बाई टाइम मतलब a t माइनस 1, तो ये बन गया मेरा m1 l2 t माइनस 3 प्लस 1, ये तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा माइनस 2, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा L का मतलब इंडक्टेंस का डायमेंशन। तो हमने रेजिस्टेंस का डायमेंशन भी देख लिया, कैपेसिटेंस भी निकालना सीख लिया और इंडक्टेंस का भी निकालना सीख लिया। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रहेगा तो आप लोग कर पाओगे, कुछ ज़्यादा मतलब रटने का कुछ नहीं है, बस सेकेंड ईयर तक और क्लियर हो जाएगा। जब फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप डिटेल में स्टडी कर लोगे तो ये फॉर्मूला आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, ऐसे ही याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट संडे को हम ख़त्म कर देंगे डायमेंशन का एप्लीकेशन स्टार्ट करके, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दूंगा, टास्क भी दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, जो आपसे सॉल्व नहीं होता है वो उसके बाद वाला लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे को हम ख़त्म कर देंगे। आपको क्या करना है नेक्स्ट संडे तक, बस 3 टास्क दे रहा हूँ, एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना है। क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, आपको वेरीफाई करना है कि मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन सेम है या नहीं। अगर सेम है तो ट्रू लिखना है, अगर दोनों का सेम नहीं है तो फॉल्स लिखना है। वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, अगर सेम है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। L बाई आर, L का भी सिखा दिया, इंडक्टेंस, R का रेजिस्टेंस, फिर रूट ओवर LC, L का इंडक्टेंस, C का कैपेसिटेंस, R का रेजिस्टेंस, C का कैपेसिटेंस।
अगर सेम होता है तो ट्रू लिखना है, अगर सेम नहीं होता है तो फॉल्स लिखना है। तो बस 3 टास्क दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना, पॉज करके नोट डाउन करना, फिर समझना, फिर इनको सॉल्व करके आंसर देना, ठीक है ना। सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड।